अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मिर्ज़ा नदीम बेग पाकश न्यूज़ के प्रोग्राम इमिग्रेंट्स व्यूज़ के साथ। आज भी हमारा मौजू जो है वो स्पेन में जारी माशी बहरान है और इस पर गुफ्तगू के लिए हमने मदऊ कर रखा है जनाब उमैर डार साहब को, कि जिन्होंने पिछले प्रोग्राम में हमें जो है क्राइसिस के कुछ जो है बुनियादी अवामल उनके बारे में जो है बताया था। आज हम उनसे बात करेंगे कि इस क्राइसिस की वजह से यहाँ पर जो है वैसे तो हर तबका ज़िंदगी जो है मुतासर है, लेकिन ख़ास तौर पर जो यूथ है और उसके साथ हमारी जो फैमिलीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर है। उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि वो जो यहाँ पर यूथ है, चूँकि इनका यूथ के साथ बहुत कॉन्टेक्ट रहता है, तो इनसे हम मालूम करेंगे कि यूथ के इसके बारे में क्या नज़रियात और क्या ख्यालात हैं। जनाब उमैर डार साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि यहाँ पर जो यूथ के अंदर जो है अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे ज़्यादा रेट है। आपको मालूम होगा कि जो आदादोशुमार है वो 56% से लेकर 60% के दरमियान है, और यूथ जो है इस बारे में क्या सोच रही है, आप इसके बारे में हमें थोड़ा सा पहले आगाह करें। मेरी बात में वाकई जो नौजवानों के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट या मतलब जो ताकत पार हो, मतलब सबसे ज़्यादा ये मेरे ख्याल मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे बैच में अभी साल हम ख़त्म जो कर रहे हैं तकरीबन 60 से 70 स्टूडेंट हैं हम, और क्या है जो उनमें से काम करते हैं ना सिर्फ 3 या 4 या 5 टोटली सारे के जिन्होंने ग्रेजुएशन अभी ख़त्म करनी है उन बेचारों को कोई पता नहीं आगे उनको काम मिलेगा नहीं मिलेगा। तो कहने जिसे कहते हैं ना बेचारे बहुत ज़्यादा ना डिसअपॉइंटेड है इस वक्त, क्योंकि फ्यूचर पर्सपेक्टिव को स्पेन में यूथ के लिए नज़र ही नहीं आता। और जो खास तौर पे जिसे कहते हैं ना मतलब पॉलिटिकस पब्लिका एक्टिवास एम्प्लॉय उनके अंदर भी टोटली मतलब गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है और गवर्नमेंट यूथ के मसले को टारगेट नहीं कर रही। इसके अलावा दो इस वक्त मॉडल है ना, अगर आपने यूथ की मतलब जो कहते हैं एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है तो उसके पास आपको बुनियादी तौर पर एक जर्मन मॉडल है और दूसरा फ्रेंच मॉडल है। जर्मन मॉडल के अंदर ये कि जिसे कहते हैं ना मिनी जॉब्स, मतलब 2-3 घंटे की 4 घंटे की 5 घंटे की जॉब हफ्ते में, और उनकी पे कहने जिसे कहते हैं ना मिसेरिया, मतलब बहुत मिनिमम जो है ना मैकडोनल्ड स्टाइल जो इस तरह की कंपनी है ना, मतलब 200-300-400 यूरो में दे के यूथ को एम्प्लॉय किया जाता है और उनका टाइम बहुत ज़्यादा डिवाइडेड किया जाता है। और दूसरा फ्रंट ये है कि उनके पास गवर्नमेंट जो उनको सब्सिडी करती है और उनको जो है ना मतलब कंपनी को जो ना बोनिफिकेशन मिलती हैं जो यूथ को एम्प्लॉय करते हैं। स्पेन में मिनी जॉब्स का भी तकरीबन तस्वर बहुत कम है और जो उसके बाद गवर्नमेंट जो बोनिफिकेशन भी दे रही है यूथ को वो भी तकरीबन ना होने के बराबर है। लेकिन ये तो आपने अभी बात की उन नौजवानों की कि जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजों में तालीम जो हासिल कर रहे हैं और उनके साथ आपका इंटरेक्शन रहता है, लेकिन मैं असल में उस यूथ के बारे में भी पूछना चाहूँगा कि जो सिर्फ काम के साथ वाबस्ता थी। उसमें भी रिपोर्ट्स ये हैं कि बेशतर जो है नौजवान वो स्पेन के हालात से बददिल होकर दीगर यूरोपीय ममालिक को जो है वो चले गए हैं, और सबसे बड़ा जो फिगर है वो आपको मालूम होगा कि जर्मनी की तरफ रुख किया है। बहुत ज़्यादा नहीं, बाकी आपकी बात ठीक है। अभी देखा जाए तो मेरे ख्याल से बार्सिलोना शायद अभी मैं पिछले हफ्ते रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें बार्सिलोना में एंटर होने वालों की तादाद जो है ना जाने वालों से कम है, मतलब जो और जाने वालों की अक्सरियत पढ़ी लिखी हाई क्वालिफाइड प्रिपेयर्ड यूथ थी स्पेन की, कतलूनिया की, जो अभी दूसरे मुल्कों की तरफ हिजरत कर रही है, चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो इंग्लैंड है, चाहे वो स्विट्ज़रलैंड है। अभी ताज़ा खबर ये है कि स्विट्ज़रलैंड वालों ने भी आए अपने जो ना मतलब एक रेफरेंडम पास किया ताकि जहाँ से मतलब यूरोपियन कंट्रीज के जो अमूमन ज़्यादातर नौजवानी होते हैं वहाँ पर जाके काम कर सकें। जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा है कि रेफरेंडम स्विस वालों ने करवाया है इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, और वो इमिग्रेशन से मुराद ये नहीं है कि ये कोई साउथ एशिया के लोग या कोई अरब मुल्कों के लोग, उससे मुराद यही है कि जो पूरे यूरोप से भी जो उनकी हाई इमिग्रेशन हो रही है उसे रोकने के लिए। गुर्बत मेन इनका टारगेट है कि गरीब हमारे पास ना आए और अमीर को तो मोस्ट वेलकम, सरदारी और जितने भी यहाँ के मतलब हैं उनको तो मोस्ट वेलकम है, मतलब गरीबों को किसी के तरीके से कंट्रोल करना है। लेकिन मैं उमर साहब ये भी अभी आखिर आपसे यूथ के हवाले से बात शुरू की थी, लेकिन एक बहुत खौफनाक फिगर इस हवाले से भी है कि यहाँ पर पूरी फैमिलीज जो है वो बेरोजगार हैं, यानी खामद भी बेरोजगार है, बीवी भी बेरोजगार है, अगर उनके बच्चे जवान हैं वो भी बेरोजगार हैं। तो ये कैफियत तो बहुत ही हौलनाक किस्म की है, और इस हौलनाक कैफियत में हुकूमत स्पेन आया कि कोई इन लोगों को रिलीफ देने के बारे में कोई मौसर इकदाम करने की तरफ पेशकदमी कर रही है कि नहीं? आपने जब ये बात की ना फैमिली मतलब पूरी फैमिली को बंदा काम नहीं करता, अभी पीछे जो मतलब रिपोर्ट आई है उसके मतलब 8 लाख बंदा है इस वक्त ऐसा है स्पेन के अंदर जिनके घर में कोई एक बंदा काम नहीं करता, मतलब कोई 8 लाख ओगारिस जहाँ पे कोई भी किसी किस्म की सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता इस तादाद का बढ़ने का बहुत ज़्यादा खतरा है ना। वाकई मैं भी इस इलाके में देखता हूँ हाथों पर जिस एरिया में हम बैठे हुए हैं, मतलब बागलोना सांतो को जितना भी कह लें ये पेरीफेरिया के इलाके मुज़ाफ़ाती इलाके हैं बड़े शहरों के,
ان میں یہ دیکھنے میں یہ ہے کہ مثال ابھی ہماری جو رپورٹیں ہیں مطلب جو ہم دیکھ رہے ہیں اس علاقے کے اندر روڈ کے اندر 45% بچے ایسے ہیں جن کو 3 وقت کا صحیح کھانا میسر نہیں، بلکہ ہمیں میری بات میں ہمیں فون آتے ہیں اسکول کے ڈائریکٹر سے کہ آپ پاکستانی بچوں میں بھی کچھ کیسز ہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، بچے کچھ ایسے ہیں جو گراؤنڈ میں کھیلتے کھیلتے گر جاتے ہیں کیونکہ ان کو میسر خوراک مہیا نہیں ہو رہی، کیلشیم کی کمی ہے، دودھ کی کمی ہے، ناشتہ صحیح طرح نہیں کرتے، اور بلکہ کیا ہے دوپہر کا کھانا بھی کہیں نہیں کھاتے. مطلب اتنی بےروزگاری نے اتنی زبردست طریقے سے افیکٹ کر رہی ہے نا ہماری فیملی کو خاص طور پہ، جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. لوگ سفید پوش ہیں، بات نہیں کرتے، مگر یہ کہ جو بڑا زبردست قسم کا ڈرامہ میں جیسے کہ نا ہیومینیٹیرین ڈرامہ وہ یہاں پہ جو ہے نا جاری ہوتا رہی ہے. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. پاکستانی اور انڈین کھانوں کی لذت کا مزہ اب یورپ میں بھی ہوا ممکن صرف کرتبہ ریسٹورنٹ پر. کرتبہ ریسٹورنٹ پر ہماری ایوارڈ یافتہ باربیکیو، چامپ گرل، مرغ قورمہ، مزیدار بریانی، چکن کڑھائی، نہاری، چکن ٹکا اور بہت کچھ. کرتبہ ریسٹورنٹ اسپین کا سب سے بڑا حلال کھانوں کا مرکز، جہاں شادی، سالگرہ اور دیگر سیاسی تقریبات کے لیے 300 افراد کے بیٹھنے کی جگہ ہے. بکنگ اور ہمارے سے رابطے کے لیے www.kurtababcn.com. ناظرین محترم، ہم دوبارہ پروگرام میں حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں عمیر ڈار صاحب جو آپ کے سامنے کرائسس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. تو عمیر ڈار صاحب، یہ جو ابھی ہم نے فیملیز کے بارے میں بات کی کہ فیملیز یہاں پہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے، جن کے پورے خاندان کا کوئی رکن بھی جو ہے وہ روزگار کی حالت میں نہیں ہے، تو جو گورنمنٹ کی طرف سے بینیفٹس ملتے تھے ان کے اوپر بھی بہت زیادہ کٹ لگ چکے ہیں. تو ان حالات میں تو زندگی گزارنا کیا لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہو گیا؟ میری بات سنیں، ایک تو کٹوتیاں خاص طور پہ جب آپ مطلب پبلک پالیٹکس کرتے ہیں نا، پبلک مینجمنٹ ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اس میں خاص طور پہ بتایا جاتا ہے مطلب ہم نے کرائسس کا بوجھ کس کے اوپر پھینکنا ہے. تو دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ جتنا بھی گورنمنٹ کی طرف سے جتنا بھی بوجھ ہے، جتنی بھی کٹوتیاں ہیں، وہ امیر طبقے کے طرف جانے کے بجائے غریبوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، فیملیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ابھی جو ساپاتیرو نے اپنے آخری دور کے اندر مطلب بچوں کی پیدائش کے اوپر جو بھی نیا بچہ پیدا اس کے لیے 2,500 یورو کا چیک دیا جاتا تھا، اس کو بھی بند کر دیا. اس کے بعد جب کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے جب گورنمنٹ جنرل لیتا ہے تو اس کے 600 یورو کا چیک دیتی ہے، وہ بھی تقریباً گورنمنٹ کا پیسے ختم ہے. اس کو فائنلی جو دیکھا جائے جو بچے مطلب کہہ لیں بیکا سے کمادور جو مطلب اسکول میں بچے پڑھتے ہیں ان کے کھانے کے لیے، اس کے اندر بھی کافی کٹوتیاں کی گئی ہیں. بٹ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سارا کا ساری فیملیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور اس میں بے شمار فیملیز ایسی بھی ہیں کہ جن کے لیے چونکہ ہمارے یہاں کا تو رہن سہن بہت الگ ہے، یہاں پہ تو آپ کو معلوم ہے کہ سارے جو مکانات ہیں وہ بینکوں سے خریدے جاتے ہیں اور ان کی اقساط دینا بھی لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے. اور اس صورتحال میں آپ کو معلوم ہوگا کہ بے شمار لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں سے نکل گئے ہیں. تو ان کے لیے کیا حکومت کوئی ایسا کوئی پروگرام دے رہی ہے کہ ان لوگوں کو بچایا جا سکے بے گھر ہونے سے، کھلے آسمان تلے رہنے سے؟ میری بات ہے اس میں لوگوں جو بلکہ کہہ لیں 5 لاکھ سگنیچر لوگوں نے اکٹھے کر لے پارلیمنٹ میں قانون مطلب کوشش کی کہ پارلیمنٹ میں کہ جو ان بندوں کو گھر سے نکالا جن کو تو ان کے اوپر سے جیسے کہتے ہیں داسیوں میں پاؤ ان کے اوپر سے قرضہ ختم کیا جائے، ساتھ ان کو ایک ووین دا سوشل مطلب جائز کی فراہم کیا جائے. کیا لیں جو اس مطلب جو نا پولیٹیکا دے ابیتاج ہے جو مطلب لوگوں کو کر دینے کے مطلب سستا کر دینے کی پالیسیاں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. لوگ جو ہیں جیسے بھی ہیں مجھے خود نہیں سمجھ رہا، سمجھے بہت بڑا نا مجھے موجودہ نظر آتا ہے کہ اتنی سخت کٹوتیوں کے بعد اتنی سختیوں کے بعد بھی پھر بھی لوگ زندہ رہ رہے ہیں تو کیسے رہنے ہیں؟ یہ سوال میرے خود بھی میرے دماغ میں موجود ہے. کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی سہولت مہیا نہیں کی جا رہی. بہت تھوڑی فیملیز ہیں جو اس چیزیں مطلب کیا لیں ان کو ایک جائز قیمت کے اوپر مکان مل رہا ہے، مطلب باقی تو سارے پتہ مینیج کر رہے ہیں کسی طریقے پتہ نہیں کس طرح کریں میں کر رہے ہیں. اور ایک بات اور بھی بڑی خطرناک ہے کہ جو یہ پچھلے دنوں میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو اسپینش بچے ہیں ان کے اندر جو ہے پاورٹی ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور بعض بچے تو ایسے ہیں جو خطے غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. تو یہ آخر یہ نوجوان نسل جو ہے یا یہ بچے جو ہے اس کرائسس کی صورتحال میں کیا وہ لے کر جو ہے وہ آگے بڑھیں گے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی جو ہے وہ جوانیاں جو ہے وہ متاثر ہو جائیں گی یا کئیوں کا بچپنا جو ہے وہ اسی میں کھو کے رہ جائے گا؟ میری بات میں واقعی آپ کی بات صحیح ہے. مطلب جسے کہتے ہیں نا غربت کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے وہ بھی کافی مطلب کہہ رہے ہیں کچھ $1 سے نیچے کا کہتے ہیں، کچھ اس سے زیادہ کہتے ہیں، کچھ تھوڑا کہتے ہیں. مگر یہ کہ غربت جسے کہتے ہیں نا پاکستان کے کنسیپٹ والی غربت مطلب کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بچے بھوکے ہوتے ہیں، وہ والی غربت تو ہر یہاں پہ نہیں ہے. جسے کہتے ہیں نا مال نیوٹریشن مطلب کھانے کی چیزیں صحیح طرح مہیا نہیں ہے یا صفائی کی صحت نہیں ہے، وہ مسئلہ باقی یہاں پہ ہے نا. تو اس لحاظ سے میرے خیال سے گورنمنٹ کو میرے خیال سے ایک کہہ لو خوش قسمتی سمجھ لیں کہ اسپین کے اندر ایجوکیشن اور صحت جو بنیادی چیزیں وہ دونوں فری ہیں. اس کے بعد
माने मतलब अच्छा लगे ना लगे, जो उसके बाद सर्विसेज सोशलिस हैं जो इस तरह के एक्सट्रीम किस्म के केसेस उनको काफ़ी हद तक सपोर्ट करते भी हैं, मतलब ताकि वो लोग ये तो नहीं है कि मतलब खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, मैं कम से कम ये है कि रोज़ को उनको खाना मिल जाए ना। तो इस तरह जो आप क्या है मतलब आपका पॉइंट है ना, मतलब जवानी ज़ाय मेरे उनका फ्यूचर ज़ाय होने वाकई मतलब लिमिटेड तो हो रहे हैं वो बच्चे, काफ़ी लिमिटेड हो रहे हैं, जिस तरह को उनकी मतलब परवरिश होनी चाहिए उस तरह नहीं हो रही, मगर फिर भी तलीम उनको मिल रही है, सेहत की सहूलतें उनको मैसर हैं और गवर्नमेंट किसी न किसी तरीके से उनको मिनिमम उनकी निगहदाश्त करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर जो मुअम्मर अफराद है जो काम नहीं कर सकते, उनके जो मिलने वाली पेंशन थी उसके ऊपर भी कटौतियाँ लगाई गई हैं। हालांकि यूरोप में तो ये तस्वुर बड़ा आम था कि वेलफेयर का जो है वो सिस्टम बहुत मजबूत है, लेकिन जाहिर बात है कि जो है बंदा सारी ज़िंदगी कोल्हू के बैल की तरह काम करके टैक्स पे करता रहा है, अब जाहिर बात है कि वो काम करने की कुदरत नहीं रखता, तो उसके बाद अगर उसकी पेंशन के ऊपर भी कटौती लगा दी जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी ज्यादती नहीं होगी। वाकई बहुत बड़ी ज्यादा। मतलब देखते हैं यहाँ पे एक और चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है ना, मतलब जो आप औसतन एज है यहाँ पे स्पेन में वो इस वक्त 80, 82, 85 साल तक जा रही है, मतलब औरतें 2-3 साल ज़्यादा, मर्द 2-3 साल कम ना। तो पीछे से काम करने वाली जिनकी शरह पैदाइश है वो भी कम हो रही है और बाहर से क्राइसिस की वजह बाहर से बंदे भी नहीं आ रहे, जिसे कह रहे हैं ना, मतलब जिसे कहते हैं पंजाबी में बुग नहीं, मतलब जो गल्ला जो है गल्ला मेरे ख्याल से हाल ही होता जा रहा है और आगे से इनकम नहीं हो रही। इसलिए कह लें कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट मजबूर है कि उस चीज़ में कटौती की जाए, क्योंकि ये फिर सिस्टम जो अगले 5-10 साल या 20 साल में सस्टेनेबल नहीं रहेगा, इसलिए कटौती करने की मजबूरी। और कटौती का नुकसान ये है कि ऑटोमेटिक क्राइसिस जो कि ना इकॉनमी भी नेगेटिव जाएगी क्योंकि ये लोग खर्च करने वाले हैं, तो इसका मतलब डबल इफेक्ट है ना। मुझे कि ये तलख हकीकत है। अभी यूरोपियन यूनियन में प्लानिंग की जा रही है कि आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब लोग ज़्यादा जिंदा रहते हैं, ज़्यादा टाइम जिंदा रहते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता कोई पॉलिसी तैयार की जाए ताकि वो पेंशन हासिल करने तो स्पेन में 65 ईयर है ना, आहिस्ता आहिस्ता इसको 66 67 प्रोपोर्शन इसको बढ़ाया जाए ताकि लोग अगर काम करते तो काम करें। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला अभी जारी है। आज के प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो चुका है, इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन, यहाँ पर आपसे एक खुसूसी गुजारिश ये करनी है कि इस प्रोग्राम के बारे में हमें अपने फीडबैक से ख़ास तौर पर जो है मुत्तला कीजिएगा। फेसबुक के ज़रिए से हमारा ईमेल एड्रेस जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आएगा उसके ऊपर, और दीगर जो है वो फेसबुक के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, तो हम आपके फीडबैक के मुंतज़र रहेंगे ताकि इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर किया जा सके। इसी से हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तानी और इंडियन खानों की लज्जत का मजा अब यूरोप में भी हुआ मुमकिन, सिर्फ कुर्तबा रेस्टोरेंट पर। कुर्तबा रेस्टोरेंट पर हमारी अवार्ड याफ्ता बारबेक्यू, चांप ग्रिल, मुर्कोरमा, मजेदार बिरयानी, चिकन कढ़ाई, निहारी, चिकन टिक्का और बहुत कुछ। कुर्तबा रेस्टोरेंट स्पेन का सबसे बड़ा हलाल खानों का मरकज, जहां शादी, सालगिरह और दीगर सियासी तकरीबात के लिए 300 अफराद के बैठने की जगह है। बुकिंग और हमारे से राब्ते के लिए www.kurtababcn.com